नमस्कार, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे औसत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट औसत पर आधारित एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको औसत से बेसिक कॉन्सेप्ट व फार्मूला के साथ साथ 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया था। आज की क्लास में भी डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को औसत के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको पहली क्लास में ही बता दिया था कि औसत के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होते हैं। यदि आपको फार्मूला अच्छी तरीके से पता है तो औसत के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम आपका 2 से 3 सेकेंड लगना है। तो डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ध्यान से समझिएगा। टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट, जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट, डेली सुबह के 10 बजे होती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो हमारी मैथ की क्लास होती है डेली शाम के 4 बजे होती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, यदि आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ चाहिए, चाहे मैथ का हो या फिजिक्स का, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डियर स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरीके से दे रखा है, बोला है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अर्थात लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत का फार्मूला क्या होता है। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत का फार्मूला क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत का फार्मूला होता है, औसत बराबर आपका होता है n+1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है डियर स्टूडेंट 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। यह आपका फार्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत का। तो n की वैल्यू कितना लेना है, 5 तक की पूछा है, यानी n की वैल्यू आपको 5 लेना है। तो 5 और 1 6 मिल जाएगा, गुणे यहाँ पर n की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा, और नीचे में आपका 6 है, 6 से 6 को कैंसिल कर दो तो फाइनली आपको मिल जाएगा 11। यानी 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा वो आपका 11 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को भी, बिल्कुल सिंपल ए बी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो बोला है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, अर्थात लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताना है।
5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताना है। तो मैंने आपको बताया था n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत का फार्मूला क्या होता है। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत का फार्मूला आपका होता है n+1 डिवाइडेड बाई आपका होता है 4, ये आपका n+1 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितना लेना है, 5 लेना है, क्योंकि 5 तक की पूछा है। तो n की वैल्यू यहाँ पर रख दो 5, n की वैल्यू 5 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 गुणे 6 का स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं 6 गुणे 6 के रूप में, और नीचे में आपका 4 है तो 4 रख दो, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काट दो तो 2 तिया आपका हो जाएगा 6, तो 3 त्रिका 9 बचे कितना होता है 45। यानी कि 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो औसत होगा वो आपका 45 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आप ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करो। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वैसे डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को तो होना चाहिए चाल तथा समय में, इस क्वेश्चन को होना चाहिए चाल तथा समय अथवा चाल तथा दूरी में, लेकिन आपको यहाँ पर दिया है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला है, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तथा पुनः सीधे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस आया, तो बताए कि विद्यार्थी की औसत चाल क्या है। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, यदि आपकी दूरी समान हो तो वहां पर आपका औसत चाल बराबर क्या होता है। यदि आपका दूरी समान हो तो औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी समान होने के कंडीशन में औसत चाल बराबर आपका होता है 2xy डिवाइडेड बाई x + y किलोमीटर पर घंटा। तो इस क्वेश्चन में जो दूरी है ना वो आपका समान है, क्योंकि घर से विद्यालय जाता है और पुनः आपका विद्यालय से घर आता है, यानी कि विद्यालय और घर के जो बीच की दूरी है वो आपका समान है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रख दो, तो 2 गुणे x जो होता है वो आपका प्रथम चाल होती है, x जो होता है प्रथम चाल होती है, यानी कि आपका हो जाएगा 12, और y जो होता है द्वितीय चाल होती है जो कि आपका है 10, और 12 और 10 जोड़ोगे तो नीचे में आ जाएगा 22, 2 से काट दो तो 2 11 हमें 22, तो मिल जाएगा आपको 120/11। 120/11, 120/11 को और क्या लिख सकते हो, और हम लिख सकते हैं 10 सही 10/11 के रूप में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि आपको इस रूप में भी ऑप्शन देता है ना तो भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसको यदि आप मिक्स भिन्न में चेंज करोगे तो आपका 10 सही 10/11 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो किसी को कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि काफी लेंदी है, लेकिन मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है, बस आप ध्यान से समझो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है एक परिवार में सोमवार से गुरुवार तक का जो औसत पानी है 136.5 लीटर है, तथा मंगलवार से शुक्रवार तक का जो औसत पानी है वो आपका 134 लीटर है। यदि सोमवार को 132.5 लीटर पानी लगता है तो शुक्रवार को कितने लीटर पानी लगता है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, बोला है सोमवार से गुरुवार तक का औसत पानी 136.5 है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सोमवार से गुरुवार तक का कुल पानी कितना होगा, सोमवार से गुरुवार तक का टोटल जो पानी यूज हुआ है कितना होगा, तो आप कहोगे सोमवार से गुरुवार तक की बात कर रहे हो, तो यहां पर हम लिख देंगे मंडे प्लस का ट्यूसडे
प्लस का वेडनेसडे प्लस का आपका हो जाएगा थर्सडे, यानी कि सोमवार से गुरुवार तक के टोटल पानी का योग कितना हो जाएगा। तो सोमवार से गुरुवार तक के टोटल पानी का जो योग होगा औसत गुणे दिनों की संख्या, तो औसत आपको दे रखा है 136.5 और दिनों की संख्या कितना है, सोमवार से गुरुवार तक 1 2 3 4, तो गुणे में आप कर दो 4, तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां से आपको मिल जाएगा 4 × 20 को 0, 4 × 6 = 26, 2 26 को 6 और 4 × 3 = 12, 2 14 को 4, 4 एकम 4 1 5, एक अंक पे दशमलव लगा दो, यानी कि डियर स्टूडेंट सोमवार से गुरुवार तक जो टोटल पानी लगता है वो आपका लगता है 546 लीटर। अब आगे इन्होंने बोला है कि मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत 134 लीटर है, तो हम मंगलवार से शुक्रवार तक टोटल कितना पानी लग रहा है वो निकाल लेते हैं। तो मंगलवार से शुक्रवार तक यानी आपका हो जाएगा ट्यूसडे प्लस का वेडनेसडे प्लस का आपका हो जाएगा थर्सडे प्लस का आपका हो जाएगा फ्राइडे, बराबर कितना हो जाएगा, औसत गुणे दिनों की संख्या। तो मंगलवार से शुक्रवार तक जो औसत है वो आपका है 134 और दिनों की संख्या आपका है 4, तो कैलकुलेट कर लो, 4 × 4 = 16 को 6, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 को 6, फिर 4 × 3 = 12, 1 13 को 3, 4 एकम 4 1 5, यानी कि 536 लीटर आपका पानी लगता है मंगलवार से शुक्रवार तक। अब डियर स्टूडेंट हम करते क्या है, इसको तुम बबुआ मान लो समीकरण 1 है और इसको तुम मान लो समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। तो देखो समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटाते हैं तो क्या होगा, a माइनस ए माइनस ए माइनस और a माइनस, और यहाँ पर आपका क्या होगा, 546 में से 536 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 546 में से 536 घटाओगे तो 10 मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखो कटेगा क्या, जो वैल्यू आपको कटने वाली है ना उसको काट दो, तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा, थर्सडे से थर्सडे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से आपको मिलेगा मंडे और नीचे से आपको मिलेगा माइनस का फ्राइडे, यानी कि मंडे माइनस फ्राइडे का जो वैल्यू है वो आपका कितना आ गया, 10 लीटर। कितना आ गया, 10 लीटर। आपको दे रखा है कि सोमवार को 132.5 लीटर लगता है, तो सोमवार के जगह पर हम रख देते हैं 132.5 माइनस का फ्राइडे बराबर आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट केवल फ्राइडे की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 132.5 में से 10 घटाओगे तो 122.5 लीटर आएगा। कितना, 122.5 लीटर आएगा। यानी कि जो आपको शुक्रवार को पानी लगता है ना वो आपका 122.5 लीटर लगता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका दशमलव होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ना डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैंने मेंशन नहीं किया है कि किस वर्ष में कौन पूछा है ना, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बस आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो क्या बोला है डियर स्टूडेंट, यदि रुपया 120 प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां और रुपया 130 की दर से 15 कुर्सियां तथा 150 की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो औसत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, औसत मूल्य बराबर क्या होगा, औसत मूल्य बराबर आपका हो जाएगा कुल कुर्सियों का मूल्य, कुल कुर्सियों का मूल्य बट्टे आपका होगा कुल कुर्सियों का संख्या। औसत मूल्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, कुल कुर्सियों का मूल्य बट्टे कुल कुर्सियों की संख्या। तो कुल कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, तो 120 की रेट से 20 कुर्सी खरीदता है तो 120
गुणे आपका हो जाएगा 20 और फिर क्या करता है, फिर आपका 130 की रेट से 15 कुर्सी खरीदता है तो आपका हो जाएगा 130 गुणे 15। फिर आगे 150 की दर से 25 तो 150 की रेट से यह खरीदता है 25 कुर्सियां। अब तुम बता दो कुर्सियों की टोटल संख्या कितनी हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने 20 कुर्सी यहाँ खरीदी है और 15 कुर्सी यहाँ खरीदी है। 20 15 35, अब 35 में यह 25 कुर्सी जोड़ दोगे तो टोटल हो जाएगा 60। इसी को कैलकुलेट कर लो। अब देखो 120 गुणे 20 करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2400 रुपया प्लस का 130 गुणे 15 करो तो 15 तिया 45 को 5 और 15 एकम 15 और 4 19, यानी कि 1950 रुपया यहाँ लगेगा। अब तुम गुणा कर दो 150 गुणे 25 तो 25 पच्चे 125, हासिल बचे 12, 25 एकम 25 और 12 कितना होगा 37, यानी कि 3750 रुपया यहाँ लग जाएगा और नीचे में आपका आ जाएगा 60। इसी को कैलकुलेट करो तो जोड़ते हैं आसान तरीके से, ध्यान से देखना। देखो 0 0 0 यानी 0 आएगा, फिर आपका कितना होगा 0 5 5 10 यानी 0, हासिल बचेगा 1, फिर 4 और 9 4 13, 13 और 7 कितना होता है 20 और 21 को 1, हासिल बचेगा 2, फिर 2 2 4 5 3 8 यानी 8100 रुपया आएगा। जो टोटल कुर्सियों का मूल्य आएगा वो आपका 8100 आएगा। और नीचे में बट्टे का है 60, 0 से 0 काट दो, 6 से काटते हैं तो देखो 6 कम 6 होता है, बचेगा आपका 2 1, 6 त्रिक 18 और 6 पच्चे 30, यानी कि 135 रुपया प्रति कुर्सी का जो औसत मूल्य होगा ना वो आपका 135 रुपया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आप ध्यान से समझो। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, किसी विद्यालय की एक कक्षा के 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किया तथा शेष 18 ने 80% अंक प्राप्त किए, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट का मान लो मैंने मार्क मान लिया 100 है, जैसे यहाँ पर बात की गई है गणित का, तो गणित का जो टोटल नंबर है मैं मान लेता हूँ 100 है, कि जो टोटल मार्क है गणित का वो आपका 100 है। तो इस 100 में से डियर स्टूडेंट 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 0 नंबर पाते हैं और 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 80% नंबर पाते हैं। तो 100 का 80% निकालोगे तो 80 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है कि 2 स्टूडेंट 0 नंबर पाते हैं और 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 80% नंबर पाते हैं। तो 100 का 80% निकालोगे 80 आ जाएगा। अब आपको औसत अंक बताना है, तो औसत अंक कैसे निकालोगे, औसत अंक आपको बताना है तो औसत अंक बराबर आपका हो जाएगा सभी अंकों का योग बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो सभी अंकों का योग क्या होगा, 2 विद्यार्थी 0 नंबर पाते हैं और 18 विद्यार्थी जो है ना वो आपके 80 नंबर पाते हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, तो 2 विद्यार्थी यहाँ पर और 18 विद्यार्थी यहाँ पर, यानी टोटल आपके 20 विद्यार्थी हो गए। कितने, टोटल आपके 20 विद्यार्थी, तो नीचे 20 आ जाएगा। अब देखो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो ऊपर से आपको मिलेगा 18 गुणे 80 और नीचवा में मिल जाएगा 20, 20 से काटो तो 20 चौको 80, 4 का गुणा 18 में करोगे तो कितना मिल जाएगा 72, यानी कि जो कुल औसत होगा, टोटल विद्यार्थियों का जो कुल औसत होगा वो आपका 72 नंबर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी लेंदी है, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। देखो क्या बोला है,
किसी विद्यालय के शिक्षकों का जो औसत वेतन है ना वो रुपया आपका 1500 है। यदि 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन आपका रुपया 2000 बढ़ गया और औसत वेतन आपका रुपया 50 घट गया तो शिक्षकों की वर्तमान संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट कि प्रारंभ में जो हमारे शिक्षकों की संख्या थी वो हमारा x था। तो यहां पर आप मान लो प्रारंभ में शिक्षकों की संख्या, प्रारंभ में शिक्षकों की संख्या, प्रारंभ में शिक्षकों की संख्या को मैं मान लेता हूं क्या है हमारा x था। तो जब हमारे शिक्षक x थे तो औसत बराबर क्या हो जाएगा शिक्षकों के वेतन का योग बटे शिक्षकों की संख्या। तो x शिक्षकों के औसत कितना दे रखा है, x शिक्षकों का औसत दे रखा है 1500 बराबर वेतन का योग यानी x शिक्षकों के वेतन का योग बटे शिक्षकों की संख्या। तो वेतन का योग को मैं योग लिख लेता हूं कि x शिक्षकों के वेतन का योग हमारा योग के बराबर समझने के लिए लिख देते हैं बटे का आपका हो जाएगा शिक्षकों की संख्या x है तो x हो जाएगी। यानी कि आपने निकाल लिया कि प्रारंभ में x शिक्षकों के वेतन का जो योग है वो आपका 1500 x के बराबर है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रारंभ में x शिक्षकों के कुल वेतन का जो योग है वो आपका 1500 है। फिर क्वेश्चन में बोला क्या है 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद। तो डियर स्टूडेंट आप हमें ये बता दो 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल शिक्षक कितने होंगे। तो 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल शिक्षक, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल शिक्षक कितने होंगे। तो आप कहोगे पहले तो x शिक्षक थे 2 शिक्षक और आ गए यानी कि 2 शिक्षक नियुक्ति के बाद जो कुल शिक्षक होंगे वो आपका x+2 होगा। अब बोला है डियर स्टूडेंट जैसे हम 2 शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं ना तो हमारा जो कुल वेतन है 2000 बढ़ जाता है। तो 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद आपके कुल शिक्षक x+2 हो गए, लेकिन जो आपका नया वेतन का योग है ना वो कितना हो जाता है 2000 बढ़ जाता है। तो पहले जो आपका वेतन का योग था 1500x था, कितना था 1500x था। जैसे ही जो शिक्षक आए तो हमारा जो वेतन है ना 2000 बढ़ जाता है। तो इसमें आपका कर दो प्लस का 2000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जैसे हमारे जो शिक्षक आए ना तो कुल जो हमारा वेतन है ना 2000 बढ़ जाता है। तो पहले वेतन हमारा 1500x था उसी में मैंने 2000 ऐड कर दिया और क्या होता है और जो आपका औसत है ना 50 घट जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा नया औसत होगा वो क्या होगा। तो पहले औसत हमारा था 1500, लेकिन जैसे हमारे जो शिक्षक आते हैं ना तो हमारा जो नया औसत है ना 50 कम हो जाता है। तो 1500 में से 50 कम करोगे तो 1450 हो जाएगा। यानी कि नया जो औसत होगा वो आपका 1450 होगा। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो औसत बराबर क्या होता है कुल शिक्षकों के वेतन का योग बट्टे कुल शिक्षकों की संख्या। तो नया औसत आपका है बाबू 1450 बराबर कुल शिक्षकों के वेतन का योग कितना है। तो 1500x प्लस का आपका है 2000 बटे कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है भाई। तो कुल शिक्षकों की जो संख्या हो गई अब आपका x+2 हो गई। तो यहां से कर दो x+2। इसी को कैलकुलेट कर लो, इसी को कैलकुलेट कर लो। तो x+2 का 1450 में गुणा करोगे तो मिल जाएगा आपको 1450x प्लस का 1450 का 2 में गुणा करोगे तो मिलेगा आपको 2900 बराबर आपको मिल जाएगा 1500x प्लस का आपका हो जाएगा 2000। ठीक है, अब देखो 1500 में से 1450 घटाओगे तो मिलेगा आपको 50x बराबर 2900 में से 2000 घटाओगे तो 900 मिलेगा। तो यहाँ से आप 0 से 0 को खल्लास कर दो, 5 से काटोगे 90 को तो 18 बार में कटेगा। यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका 18 हो जाएगी। तो आपको बताना क्या है शिक्षकों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो शिक्षकों की जो वर्तमान संख्या है वो आपका 18 हो जाएगा। यानी आपका
यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस समय जो शिक्षक होंगे ना वो आपका 18 शिक्षक होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आ जाओ आगे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है 5 बच्चों की जो औसत आयु है वो आपका 8 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु को जोड़ दिया जाता है तो औसत आयु आपका कितना हो जाता है, 15 वर्ष हो जाता है। तो आपको पिता की आयु बताना है। तो सबसे पहले तुम ये बता दो कि 5 बच्चों के आयु का योग क्या होगा। 5 बच्चों के आयु का योग क्या होगा, 5 बच्चों के आयु का योग क्या होगा। तो आप कहोगे 5 बच्चों के आयु का योग बराबर बच्चों की संख्या गुणे औसत। तो बच्चों की संख्या आपका 5 है और औसत आपका 8 है, यानी कि 5 बच्चों के जो आयु का योग है वो आपका 40 हो गया। फिर बोला है बच्चों की आयु में पिता की आयु को जोड़ दिया जाता है तो औसत आपका 15 हो जाएगा। तो यहां पर यदि मैं आपसे पूछूं कि पिता सहित 5 बच्चों की आयु का योग कितना होगा, पिता सहित 5 बच्चों की आयु का योग कितना होगा। तो आप कहोगे औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या। तो जब हम पिता को ऐड कर देते हैं 5 बच्चों में तो आपका जो औसत है वो आपका 15 हो जाता है। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो 5 आपके बच्चे थे और एक पिता भी आ गया, यानी अब जो व्यक्तियों की संख्या हो गई वो आपका 6 आ गया। तो 15 छक्का हो जाएगा आपका 90। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 बच्चों के आयु का योग 40 है, लेकिन 5 बच्चों के साथ यदि हम पिता को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा जो आयु का योग है वो हमारा 90 हो जा रहा है। तो 40 से 90 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका पिता की आयु एक्स्ट्रा है। तो 90 में से 40 घटाओगे तो 50 वर्ष आ जाएगा, यानी कि पिता की जो आयु होगी वो आपका 50 वर्ष होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है, 45 व 55 वर्षीय दो व्यक्तियों को दो महिलाओं से प्रतिस्थापित करने पर 11 व्यक्तियों की जो औसत आयु है ना वो आपका 2 वर्ष से अधिक हो जाती है। इन दो महिलाओं की औसत आयु कितनी है ये आपको बताना है। तो देखो कंडीशन क्या है, जैसे हम 45 एवं 55 वर्षीय दो व्यक्तियों को दो महिलाओं से प्रतिस्थापित करते हैं ना, तो जो आपका औसत है वो आपका 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो 11 व्यक्तियों का औसत कितना बढ़ता है, 2 वर्ष के साथ बढ़ जाता है, यानी कि जो हमारा नया औसत होगा उसमें हमारा 22 वर्ष और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 11 व्यक्तियों का जो औसत है 2 वर्ष से बढ़ जाता है, यानी कि जो हमारा कुल औसत आयु में वृद्धि होगी वो आपका 11 गुणे 2 के रूप में होगी। अब यह क्यों हो रही है, क्योंकि हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं 45 और 55 वर्षीय दो व्यक्तियों को, तो इसी को ऐड कर लो। तो जो आपका 45 और 55 वर्षीय दो व्यक्तियों को ऐड करने और औसत में वृद्धि का जो योग आएगा ना वो आपका दोनों महिलाओं के आयु के बराबर होगा, क्योंकि दोनों महिलाओं के आने की वजह से, या ऐसे समझो दोनों महिलाओं से प्रतिस्थापित करने पर ही आपका कुल औसत में भी 11 की वृद्धि हो रही है, और प्रतिस्थापित क्या हो रहा है 45 और 55 से। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 11 दूना 22, अब 45 और 55 आपका हो जाएगा 100, यानी कि दो महिलाओं का जो योग होगा वो आपका आ जाएगा 122। तो आपको बताना है कि दो महिलाओं की औसत आयु क्या है। तो दो महिलाओं का योग आपका 122 है, तो औसत क्या आ जाएगा, तो औसत आपका आ जाएगा 61 वर्ष, यानी कि प्रति महिला का जो औसत आयु होगा वो आपका 61 वर्ष होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यदि आप क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझ गए ना
तो किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोला है, एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर के 60 हो जाता है। तो बल्लेबाज ने 91वीं पारी में कितने रन बनाए ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तुम ये बता दो कि यदि मैं आपसे पूछूं कि 50 पारी का औसत क्या है, 50 पारी में रनों का औसत क्या है, तो आप कहोगे 50 पारी में जो रनों का औसत है वो तो हमारा 59.6 है। जैसे हम 91वीं पारी खेलते हैं ना, तो जो हमारा औसत है 59.6 से बढ़कर के 60 हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं 51 पारी के जो औसत है ना वो आपका कितना है, 60 है। यहाँ तक आपको क्लियर है। औसत आपका 59.6 से 60 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम 91वीं पारी जैसे खेलते हैं ना तो हमारा जो औसत है 59.6 से बढ़कर के 60 हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 50 पारी का जो औसत है 59.6 है और जो 60 पारी का औसत है वो आपका 60 पारी का जो 51 पारी का औसत है वो आपका 60 है। 51 पारी के टोटल रनों में से 51 पारी के टोटल रनों में से 50 पारी के टोटल रनों को आप घटा दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 91वीं पारी में कितना रन बनाया। तो घटा देते हैं, तो 51 पारी के रनों का योग क्या होगा, तो 51 पारी के रनों का योग बराबर होगा औसत गुणे पारियों की संख्या। तो औसत है आपका 60, अब पारियों की संख्या है आपका 51, इसमें से घटा दो 50 पारी के रनों का योग। तो औसत कितना है 59.6 और पारियों की संख्या कितनी लेनी है, केवल और केवल 50। तो मैंने क्या किया, 51 पारी के रनों के योग में से 50 पारी के रनों के योग को घटा दिया। तो घटाओ तो देखो क्या मिलेगा, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 पचे 30, यानी कि 3060 यहाँ से मिलेगा। इस दशमलव को इस जीरो से तुम खल्लास कर दो तो मिलेगा आपको क्या, 5 छक 30, 5 9 45, 3 48, अब 5 पचे 30, 5 पचे 25 और तार कितना होगा 29। यानी आपको घटा देना है 3060 में से 2980। तो 3060 में से 2980 घटाओगे तो मिल जाएगा 80 रन। यानी कि बल्लेबाज ने 91वीं पारी में 80 रन बनाया था। कितना, 91वीं पारी में 80 रन बनाया था। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है, 10 पुस्तकों का औसत मूल्य आपका कितना है, 12 है, जबकि इनमें से 8 पुस्तकों का जो औसत मूल्य है 11.75 है। शेष 2 पुस्तकों में एक का मूल्य जो है ना दूसरे के मूल्य का 60% है। तो इन 2 पुस्तकों का अलग अलग मूल्य क्या है ये आपको बताना है। तो 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 है, तो तुम बता दो 10 पुस्तकों का कुल मूल्य कितना होगा। 10 पुस्तकों का कुल मूल्य कितना होगा ये आप हमें बता दो कि 10 पुस्तकों का कुल मूल्य कितना होगा। तो आप कहोगे कि 10 पुस्तकों का जो कुल मूल्य होगा वो आपका औसत गुणे पुस्तकों की संख्या। तो औसत कितना दे रखा है, 10 पुस्तकों का औसत मूल्य दे रखा है 12 और पुस्तकों की संख्या आपका है 10, यानी आपको मिल जाएगा 120। यानी कि 10 पुस्तकों का जो कुल मूल्य है वो आपका 120 है। फिर बोला है 8 का औसत मूल्य 11.75 है। तो यहाँ से 8 पुस्तकों का कुल मूल्य निकालो तो कितना आएगा, पुस्तकों की संख्या गुणे औसत कितना है 11.75। तो इसी को गुणा करो तो देखो कितना होगा, 8 पचे 40 को 0, 8 सते 56, 4 60 को 0, बचेगा आपका 6, 8 एकम 8, 6 14 को 4, फिर 8 एकम 8 1 9, यानी आपको मिल जाएगा 94। कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे, यानी कि यहाँ 2 अंक पे दशमलव मिल जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा 94। यानी कि 10 पुस्तकों का जो कुल मूल्य है वो आपका 120 है और 8 पुस्तकों का जो कुल मूल्य है वो आपका 94 है।
तो 120 में से यदि मैं 94 घटा दूं तो हमको पता लग जाएगा कि दो पुस्तकों का मूल्य क्या है। तो 120 में से 94 घटाओगे तो 120 में से आप 94 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 120 में से 94 घटाओगे तो 26 मिल जाएगा। यानी कि जो आपका 26 रुपया है दो पुस्तकों का मूल्य है, जो आपका 26 रुपया है दो पुस्तकों का मूल्य है। तो ऑप्शन को सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं कि आपका दोनों पुस्तकों का योग 26 होना चाहिए। तो 12 8 20 ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब देखो 7 5 12 यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं सही होगा। कंडीशन ए है कि एक का मूल्य दूसरे के मूल्य का 60% है, एक का मूल्य दूसरे के मूल्य का 60% है। तो क्या तुम बताओ 12 का 60% निकालोगे 14 आएगा, यानी नहीं आएगा। 12 का 60% निकालोगे 14 नहीं आएगा, यानी एक ही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपका जो पुस्तकों का मूल्य होगा वो आपका 10 और 16 होगा। देख लो यहाँ पर 10 का तुम ना 60% निकाल लो तो कितना आएगा। तो देखो 00 से 00 को कैंसिल कर दोगे तो 10 और 6 रुपया 60% की वृद्धि की वजह से तो 10 6 16 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपको दिमाग से खेलना है कि कैलकुलेशन भी ना करना पड़े, हमारा ऑप्शन आ जाए। तो ऐसे आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 12 को भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है डियर स्टूडेंट, एक की 15 दिनों की जो औसत आयु है ना, औसत आय है ना वो आपका 70 रुपया है। पहले 5 दिनों का जो आय है ना वो रुपया 60 रुपया है, और अंतिम 9 दिनों का जो आय है ना वो 80 रुपया है। तो आपको छठे दिने का आय कितना है ये आपको बताना है। छठवें दिन का आय कितना है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तुम ये बता दो कि 15 दिनों का कुल आय कितना होगा। 15 दिनों का कुल आय कितना होगा, तो आप कहोगे 15 दिनों का जो कुल आय होगा वो आपका औसत गुणे दिनों की संख्या होगी। तो औसत आय कितना है 15 दिनों का 70, और दिनों की संख्या आपका है 15। तो 15 गुणे 70 करोगे कितना आएगा, तो 15 सत्ते 105, यानी 1050 रुपया आ जाएगा। यानी कि 15 दिनों का जो कुल आय है वो आपका 1050 है। बोला है पहले 5 दिनों का आय जो है वो आपका 60 रुपया है। तो यहां पर आप निकाल लो पहले 5 दिनों का कुल आय कितना होगा। तो औसत गुणे दिनों की संख्या, तो 5 दिनों का जो औसत है वो आपका 60 है, और दिनों की संख्या आपका 5 है। तो यहां से आपको मिल जाएगा 300, यानी पहले 5 दिन का जो टोटल आय है वो आपका 300 हो गया। फिर आगे बोला है अंतिम 9 दिनों का आय जो है ना वो आपका रुपया 80 रुपया है। तो अंतिम 9 दिनों का जो कुल आय है वो कितना होगा, तो दिनों की संख्या आपका 9 है और आय आपका 80 है। तो 80 गुणे 9 करोगे तो 720 होगा। अब तुम हमें ये बता दो डियर स्टूडेंट कि स्टार्टिंग के 5 दिन यानी कि पहले 5 दिन और अंतिम के 9 दिन के कुल आय का योग कितना होगा। स्टार्टिंग के 5 दिन और अंतिम के 9 दिन के कुल आय का योग कितना होगा, तो आप कहोगे 300 और 720 जोड़ेंगे तो 1020 हो जाएगा। यानी कि पहले 5 दिन और अंतिम के 9 दिन के जो कुल आय होगा वो आपका 1020 होगा, और टोटल जो 15 दिनों का आय है वो आपका 1050 है। तो 1050 में से 1020 घटाओगे तो 30 मिल जाएगा। यानी 60वें दिन का जो आय होगा वो आपका केवल 30 रुपया होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल ये भी क्वेश्चन था। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको ऐसा लग रहा होगा कि देखने में काफ़ी लेंदी है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। बस आपको क्वेश्चंस की भाषा को समझना है, क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना है। बोला है 500 कामगारों की जो औसत मजदूरी है, 500 कामगारों की जो औसत मजदूरी है वो आपका रुपया 200 थी। बाद में पता चला कि 2 कामगारों की जो औसत मजदूरी है रुपया 80 और 220 की जगह पर इन्होंने दे दिया 180 और 220 पढ़ ली। तो सही औसत मजदूरी क्या है ये आपको बताना है।
तो सबसे पहले आप ये हमें बता दो कि 500 कामगारों की कुल मजदूरी कितनी होगी। सबसे पहले आप ये हमें बता दो कि 500 कामगारों की कुल मजदूरी कितनी होगी। 500 कामगारों की कुल मजदूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे ये तो आपका सिंपल सी बात है, मजदूरी। तो 500 कामगारों की जो कुल मजदूरी होगी वो किसके बराबर होगी, वो आपका मजदूरों की संख्या गुणे औसत के बराबर होगी। तो मजदूरों की संख्या आपका है 500 और 500 कामगारों की औसत मजदूरी कितना है 200। तो यहाँ से 500 गुणे 200 करोगे तो कितना मिलेगा 1 लाख रुपया। कितना मिलेगा 1 लाख रुपया। यानी कि 500 कामगारों की जो कुल मजदूरी है वो आपका 1 लाख रुपया है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि देना चाहिए था दो मजदूरों को 80 और 220 रुपया। कितना देना चाहिए था, देना चाहिए था दो मजदूरों को 80 और 220 रुपया। कितना 80 और 220 रुपया देना चाहिए था। लेकिन गलती क्या हुआ, इन्होंने 120 और 20 रुपया दे दिया। गलती से 180 और 20 रुपया केवल दे दिए। तो तुम हमें ये बता दो यहाँ पर कितना देना चाहिए था, देना चाहिए था 300 रुपया। लेकिन 300 रुपया की जगह पर केवल ये 200 रुपया दे रहे हैं। यानी कि क्या, यदि हमको सही मजदूरी निकालना हो, यदि हमको सही औसत मजदूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 रुपया और दे देंगे। क्योंकि हमको देना चाहिए था 300 रुपया, लेकिन हम गलती से 200 रुपया दे रहे हैं, यानी कि 100 रुपया और हम दे देंगे तो हमारा सही औसत मजदूरी आ जाएगा। तो लो यहाँ पर हम 100 रुपया और दे देते हैं। तो 100 रुपया और दे दोगे तो क्या मिलेगा, 1,100,000 रुपया हो जाएगा। यानी एक्चुअल में सही में जो मजदूरी है वो आपका 1,100,000 रुपया है। अब डियर स्टूडेंट औसत मजदूरी निकाल लो। जो कुल मजदूरी सही में आई वो आपका कितना है 1,100,000 रुपया बटे का कुल मजदूरों की संख्या कितनी है 500। तो 00 से 00 को छटका दो, 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, 0 0, 5 दूना 10 0। यानी एक्चुअल में जो बिल्कुल सही औसत मजदूरी है वो आपका 200 रुपया 20 पैसा है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कभी भी ज़्यादा आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लो कि हम मजदूरी कितना कम दे रहे हैं। तो जितना कम मजदूरी दे रहे हो ना उतना टोटल मजदूरी में जोड़ दो, बस हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 14 को भी। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है, एक सप्ताह के पहले 3 दिनों का जो औसत तापमान है वो आपका 27 डिग्री है तथा अगले 3 दिनों का जो औसत तापमान है वो आपका 29 डिग्री है। यदि पूरे सप्ताह का औसत 28.5 है तो आपको सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझो, एक सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत कितना है 27 डिग्री। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सप्ताह के पहले 3 दिनों का तापमान का योग कितना होगा, तो आप कहोगे सप्ताह के पहले 3 दिन हमारे होते हैं मंडे प्लस का ट्यूसडे प्लस का आपका वेडनेसडे। यानी कि सप्ताह के प्रथम 3 दिन का जो तापमान का योग क्या होगा, औसत गुणे दिनों की संख्या। तो औसत दे रखा है 27 और दिनों की संख्या 3 है, बराबर आपका हो जाएगा 81 डिग्री। यानी कि सप्ताह के पहले 3 दिनों के जो औसत जो तापमान का योग है वो आपका 81 डिग्री है। फिर बोला है अगले 3 दिनों का आपका तापमान कितना है, औसत तापमान 29 डिग्री है। तो अगले 3 दिन कितना आएगा, तो वेडनेसडे के बाद आपका आएगा थर्सडे प्लस का आपका आएगा फ्राइडे प्लस का आपका आएगा सैटरडे। तो अगले 3 दिन का तापमान का योग निकाल लो। तो औसत गुणे दिनों की संख्या, तो औसत आपका है 29 और दिनों की संख्या आपका है 3, तो मिल जाएगा कितना 29 3 आपका हो जाएगा 87 डिग्री। यानी कि अगले 3 दिनों के जो तापमान का योग है 87 डिग्री है। अब पूरे सप्ताह का औसत आपका 28.5 है। तो यहाँ पर पूरे सप्ताह में कितना दिन होते हैं 7 दिन। तो 7 डेज ऑफ वीक, यानी कि सप्ताह के 7 दिनों का
तापमान का योग निकाल लो। तो सप्ताह के 7 दिनों के तापमान का योग क्या होगा, औसत गुणे दिनों की संख्या। तो औसत आपका है 28.5 और सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो गुणे 7 कर लो। तो यहाँ से बबुआ गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, 7 पचे 35 को 5, 7/56 और 56 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 59 को 9 हासिल बचेगा 5 और 7 दूना 14, 5 कितना होगा 19, यानी कि 199.5 आ गया। कितना, 199.5 आ गया सप्ताह के 7 दिनों के तापमान का योग। अब डियर स्टूडेंट, आपको अंतिम दिन का तापमान क्या है ये आपको बताना है। तो पहले 3 दिन का तापमान 81 है और अगले 3 दिन का तापमान आपका 87 है। तो हम करेंगे क्या, पहले 3 दिन और अगले 3 दिन यानी कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक का तापमान का योग कितना आएगा, तो आप कहोगे 7 1 8 हो जाएगा और 8 8 16 यानी कि 168 डिग्री होगा। सोमवार से शनिवार तक का जो तापमान का योग होगा वो आपका 168 डिग्री है और सोमवार से रविवार का तापमान 199.5 है। तो 199.5 में से 168 घटाओ तो कितना मिलेगा, 0.5 लगेगा। 9 में से 8 जाएगा 1 और 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कि जो अंतिम दिन है सप्ताह का, अंतिम दिन कौन सा है, रविवार। रविवार का जो तापमान होगा 31.5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 15। तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा देखने में लगता है कि काफ़ी लेंदी है, लेकिन बिल्कुल सिंपल होते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखो क्या बोला है, सोमवार से बुधवार तक के तापमान का जो माध्य है वो आपका 37 डिग्री है। चाहे तुमसे माध्य पूछ ले, चाहे तुमसे औसत पूछ ले, चाहे मध्यमान पूछ ले, तीनों बातें सेम है। यानी औसत को ही हम माध्य भी बोलते हैं, औसत को ही हम मध्यमान भी बोलते हैं। तथा मंगलवार से गुरुवार तक के तापमान का माध्य आपका 34 डिग्री है। यदि गुरुवार का तापमान आपका सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो गुरुवार का तापमान कितना है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सोमवार से बुधवार तक के तापमान का माध्य 37 डिग्री है। तो सबसे पहले आप ये बता दो कि सोमवार से लेकर के बुधवार तक के तापमान का योग क्या होगा। सोमवार से लेकर के बुधवार तक के तापमान का योग क्या होगा, तो आप कहोगे औसत गुणे दिनों की संख्या। तो औसत है आपका 37 और सोमवार से बुधवार तक दिनों की संख्या 3 है, तो 37 तिया कितना होता है 111 डिग्री। यानी सोमवार से बुधवार तक के तापमान का योग 111 डिग्री आ गया। मंगलवार से गुरुवार तक के तापमान का माध्य कितना है 34 डिग्री। तो मंगलवार से गुरुवार तक का तापमान का योग निकालो, तो ट्यूसडे प्लस का वेडनेसडे प्लस का आपका हो जाएगा थर्सडे। इसके तापमान का योग क्या होगा, औसत गुणे दिनों की संख्या। तो औसत आपका है 34 और दिनों की संख्या 3 है, तो 34 गुणे 3 करोगे तो 102 डिग्री आएगा। इसको बबुआ तुम मान लो 1 है और इसको तुम मान लो 2 है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल। तो मंडे क्या मिलेगा, ऊपर से मंडे और नीचे से मिलेगा थर्सडे, बराबर क्या मिलेगा 111 में से 102 घटाओगे तो 9 डिग्री मिल जाएगा। यानी कि सोमवार और गुरुवार के बीच तो तापमान का अंतर है वो आपका 9 डिग्री है। क्वेश्चन में क्या बोला है, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। गुरुवार का तापमान यानी कि दो आपका थर्सडे का तापमान है ना, वो आपका सोमवार यानी मंडे के तापमान का 4/5 है। तो लो जी भैया खेला हो गया। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट, यदि हम थर्सडे डिवाइडेड बाय मंडे यानी कि गुरुवार और मंडे के तापमान का अनुपात निकालें तो कितना आएगा 4/5। तो तुम हमें ये बता दो कि गुरुवार और सोमवार के बीच तापमान का अनुपात 4/5 है। यानी कि जो आपका गुरुवार का तापमान है 4 अनुपात में है
और जो सोमवार का तापमान है वो आपका 5 अनुपात में है। तो अनुपात में कितने का डिफरेंस है? तो अनुपात में यदि आप देखोगे तो 1 अनुपात का केवल डिफरेंस है। सोमवार और गुरुवार के बीच केवल 1 अनुपात का डिफरेंस है, और डिग्री में देखोगे तो 9 डिग्री का अंतर है। यानी कि सोमवार से गुरुवार के बीच अनुपात में 1 अनुपात का अंतर है और डिग्री में 9 डिग्री का अंतर है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 अनुपात की बबुआ वैल्यू है वो आपका 9 डिग्री के बराबर है। तो आपको बताना है गुरुवार का तापमान। तो गुरुवार का तापमान कितना है? 4 रेशियो में है, 4 अनुपात में है। तो 1 अनुपात की वैल्यू 9, तो 4 अनुपात की वैल्यू 36 डिग्री। कुछ है हो? यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो गुरुवार का तापमान होगा 36 डिग्री और सोमवार का तापमान पूछे तो 45 डिग्री। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है 9 जनवरी से 16 जनवरी तक दोनों दिन सहित रोज का जो औसत तापमान है 38.6 डिग्री है, और 10 से लेकर के 17 जनवरी तक 39.2 डिग्री था। यदि 9 जनवरी का तापमान 34.6 डिग्री था तो 17 जनवरी का तापमान क्या था, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक के दोनों दिन सहित रोज का औसत तापमान 38.6 है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 9 जनवरी से 16 जनवरी तक कुल तापमान का योग कितना होगा, तो 9 जनवरी से 16 जनवरी तक कुल तापमान का जो योग होगा दिनों की संख्या गुणे औसत के बराबर होगा। तो 9 से 16 चलना है, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और प्लस का 16, यानी कि 9 से 16 जनवरी तक कुल तापमान का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे दिनों की संख्या। तो औसत है आपका 38.6, तो लो 38.6। दिनों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो गुणे आपका हो जाएगा 8। यहाँ से मल्टीप्लाई कराओ तो 8 छक 48 को 8 हासिल बचे 4, 8 हटाए 64 4 68 को 8 हासिल बचे 6, 8 तिरिक 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 308.8 डिग्री आ गया आपका 9 जनवरी से 16 जनवरी तक कुल तापमान का योग। फिर आगे इन्होंने बोला है कि 10 से 17 जनवरी तक जो तापमान का औसत है 39.2 डिग्री है। तो हम 10 से 17 जनवरी तक कुल तापमान का योग निकाल लेते हैं। तो 10 प्लस 11, 12, 13, 14, 15, 16 प्लस 17, तो 10 से 17 जनवरी तक कुल तापमान का योग क्या होगा, दिनों की संख्या गुणे औसत। तो औसत तो है आपका 39.2 और दिनों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो गुणे आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ पर गुणा कराओ, 8 दूना 16 को 6 हासिल बचे 1, 8 9 72, 8 दूना 16 को 6, फिर 8 9 72, 1 73 को 3 हासिल बचेगा 7, 8 तिरिक 24 और 7 कितना होगा 31, यानी कि 313.6 डिग्री आ गया आपका 10 जनवरी से 17 जनवरी तक कुल तापमान का योग। अब इन्होंने बोला है कि यदि आपका 9 जनवरी का तापमान 34.6 है तो हम करते क्या है, इसको बबुआ तुम मान लो 1 है और इसको तुम 2 है, इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से घटा दो। तो ए आपका माइनस ए 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 माइनस घटाओगे तो -10 प्लस 10, 11 वाला 11 से, 12 वाला 12 से, 13 वाला 13 से, 14 वाला 14 से, 15 वाला 15 से, और कुछ कटेगा हो 16 वाला 16 से। तो ऊपर से तो मिलेगा आपको 9 जनवरी और नीचे से मिलेगा आपको 17 जनवरी, बराबर आपको क्या मिलेगा 308.8
इसमें से आपको घटा देना है 313.6 को, यानी कि 9 जनवरी और 17 जनवरी के बीच के तापमान का अंतर 308.8 माइनस 313.6 है। तो यहाँ से आपको 9 जनवरी और 17 जनवरी के तापमान का अंतर कितना आ जाएगा? 313.6 में से 308.8 घटाओ तो 16 में से 8 जाएगा 8, फिर बचेगा कितना? यहाँ पर बचेगा 2, तो 12 में से 8 जाएगा, आपको मिल जाएगा 4, और 0 में से 0 जाएगा 0, यानी कि 4.8 होगा। अब बताओ माइनस होगा कि प्लस होगा? तो माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है, यानी माइनस होगा। यानी आपने निकाल लिया कि 9 जनवरी और 17 जनवरी के बीच का अंतर माइनस का 4.8 है। इन्होंने दे रखा है कि 9 जनवरी का तापमान 34.6 है, तो 9 जनवरी के जगह पर हम रख देते हैं 34.6 माइनस का 17 जनवरी बराबर आपका आ जाएगा 4.8। तो यहाँ से आप 17 जनवरी का निकालोगे तो क्या आएगा? 17 जनवरी की वैल्यू क्या आएगी? तो 17 जनवरी का आप निकालोगे, ये ध्यान में रखना माइनस में है, माइनस का 4.8 है, इसको आप ध्यान में रखना, माइनस का 4.8 है। तो हम करते क्या है, माइनस का 4.8 को जब आप लेफ्ट साइड लाओगे ना तो 34.6 में 4.8 जोड़ो तो 8 से 14 को 4 हो जाएगा, 8 से 14 को 4 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी कि 39.4 डिग्री आएगा। कितना? 39.4 डिग्री आएगा। यानी 17 जनवरी का जो तापमान होगा वो आपका 39.4 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन से डर कर बिल्कुल नहीं भागना है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखो क्या बोला है, किसी कक्षा में 45 छात्रों के प्राप्तांकों का जो औसत है ना वो आपका कितना दे रखा है? 40 है। उत्तीर्ण छात्रों का जो औसत है वो आपका 52 है, तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का जो औसत है वो आपका 16 है। तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है इसको भी देखो। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं? तो आप कहोगे 45 टोटल स्टूडेंट, यानी जो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं? तो टोटल छात्र आपके हैं 45। बोला है आपको अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताना है। तो यदि मैं मान लूँ कि जो फेल होने वाले छात्र हैं, जो फेल होने वाले छात्र हैं वो हमारे x है, तो पास होने वाले छात्र कितने होंगे? तो पास होने वाले जो छात्र होंगे वो आपका 45 माइनस का x होंगे, क्योंकि जो टोटल छात्र हैं वो आपका 45 है। तो यदि आपका फेल होने वाले को मैंने x माना तो पास होने वाले 45 माइनस x हैं। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। बोला है किसी कक्षा में 45 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है, तो 45 छात्रों के प्राप्तांकों का योग क्या होगा? तो 45 छात्रों के प्राप्तांकों का योग 45 गुणे 40 होगा, यानी प्राप्तांकों का योग बराबर होगा छात्रों की संख्या गुणे औसत बराबर आप कर दो उत्तीर्ण छात्रों का योग प्लस का अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का योग। तो उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का योग क्या होगा? उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 45 माइनस एक्स गुणे उत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना है? 52, तो यहाँ पर गुणे कर दो 52 प्लस का अनुत्तीर्ण छात्रों का योग निकालने के लिए क्या करोगे? अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या गुणे आपका अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या है वो मैंने माना है x, और इनका जो औसत है इन्होंने दे रखा है 16। इसी को कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर देखो 45 गुणे 40 करिएगा तो कितने मिलेगा? 45 चौका मिलता है 180, और यहाँ पर आप 0 चिपका दो बराबर, यहाँ पर 52 से गुणा करा दो तो मिल जाएगा आपको 45 गुणे 52 और मिलेगा माइनस का 52x, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 16x प्लस का आपका हो जाएगा 16x। इसी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1800 बराबर 45 का गुणा 52 में कराओ, 45 का गुणा 52 में कराओ। यहाँ पर ये 52 नहीं होना चाहिए, उत्तीर्ण छात्रों का जो औसत है ये 52 नहीं होना चाहिए। एक बार मैं चेक करता हूँ यार इसको, ये आपका 52 नहीं होना, ठीक है 52 ही है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कितना आएगा,
45 दूना 90 को 0 और 45 पचे कितना होता है, 45 पचे आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 225 और 225 में 9 जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 234, यानी कि आपको मिल जाएगा 2340। 45 गुणे 52 करोगे 2340 मिलेगा, माइनस का 52x में से 16x घटाओ तो कितना मिलेगा, तो 12 में से 6 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि माइनस का 36x मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से x वाली वैल्यू को एक तरफ करो तो 36x बराबर क्या मिलेगा, 36x बराबर आपको मिलेगा 2340 माइनस का 1800, तो 2340 में से 1800 घटाओ तो कितना मिलेगा, 2340 में से 1800 घटाओगे तो मिल जाएगा आपको 540। तो यहाँ पर काटते हैं 18 से, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 0, 2 से काटोगे तो 15 आएगा, यानी x की जो वैल्यू है वो आपका 15 मिल गया। आपको बताना क्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या मैंने x माना भी था और x की वैल्यू आपका 15 है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट 15 छात्र अनुत्तीर्ण होंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट जो आपका औसत चैप्टर था पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करा दिया। जितने भी क्वेश्चन थे टोटल क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करवाया है और टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करवाया है, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए